हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुप्त वंश से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपको हमने पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाई गुप्त और गुप्तोत्तर वंश से, उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। पूछने किस अवधि में? 319 से 500 ईसा पूर्व, 319 से 324 ईसा पूर्व, 325 से 375 ईसा पूर्व या 566 से 597 ईसा पूर्व। तो आपने वो वीडियो देखा रहेगा थ्योरी वाला, तो तुरंत याद आ जाएगा कि 319 से 500 ईसा पूर्व। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, प्रवरसेन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। देखिए कुछ नए क्वेश्चन भी हमने डाले, जैसा कि मैंने कहा था, तो मैं इसके बारे में आपको बताते चलूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान हो। प्रवरसेन कौन था? वाकाटक वंश का शासक था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। और इसके बारे में क्या, प्रवरसेन के बारे में खास बात है कि इसकी साहित्य में रुचि थी। कभी इससे बारे में और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिसने एक रचना की थी जिसका नाम इसने क्या रखा था? सेतुबंध। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, अशोक महान को या समुद्रगुप्त को? तो आपको वीडियो देखे रहेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए बात थोड़ा थोड़ा घुमा के आते हैं प्रश्न, इसलिए हर तरह के 4-5 क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं सर्च करके हमने इसमें डाले हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इसका नाम था समुद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था, कुमारगुप्त का था या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, मैंने बताया था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको वहां भी बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। सबसे पहले परम भागवत की जिसने उपाधि धारण की थी कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला आपका सबसे पहले, आपको बहुत सारी बुकों में इसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन सबसे पहले परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको बिल्कुल एकदम 100% जो आप सोच रहे हैं वही होगा। कौन होगा? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? महापद्मनंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से? तो आप वीडियो देख रहेंगे तुरंत याद आ जाएगा इसका आंसर कि ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के? किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती थी? अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल या इनमें से कोई नहीं? तो आपने अगर वीडियो देखा रहेगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इसका नाम क्या था। इसका नाम क्या था? इसका नाम महेंद्र था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में 19वीं ईस्वी पत्ती में लिखा हुआ कि दक्षिणापथ के 12 राज्यों का राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि क्या हुआ था? ग्रहण मोक्षानुग्रह एक वर्ड मिलता है, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले जीतना फिर क्या कर देना? उसके ऊपर कृपा करके यानी कि दया दिखा करके उसको स्वतंत्र कर देना। और ये सब किसकी नीति थी? ये थी समुद्रगुप्त की नीति। इसी नीति के तहत महेंद्र को इसने स्वतंत्र कर दिया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या दारा सिकोह का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने भी इसमें कुछ अपने बारे में लिखवाया था। पृथ्व्या प्रथम वीर यानी पृथ्वी का प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघवर्ष की या गौतमीपुत्र सातकर्णी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समुद्रगुप्त की उपाधि थी पृथ्व्या प्रथम वीर। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? मैंने बताया वीडियो, उसमें आप देखेंगे थ्योरी वाले वीडियो में, तो अशोक के, चंद्र के, हर्ष के या अनंत काल पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चंद्र के बारे में कहा गया। और चंद्र को क्या बताया जाता है? इसी चंद्र का नाम कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देने वाला स्तंभ लेख है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? बताइए। मौर्य,
कुषाण, गुप्त या शुंग। तो गुप्त राजवंश बहुत ही विचलित हुआ था और इसी के कारण कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे समाप्ति के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया था। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंद गुप्त के शासनकाल में या बुद्ध गुप्त के शासनकाल में। तो आपने अगर वीडियो देखा रहेगा तो तुरंत आपको याद आ गया रहेगा कि किसके शासनकाल में किया था। बिल्कुल स्कंद गुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था और स्कंद गुप्त ने इनको हरा लिया था। गुप्त साम्राज्य इसने हुनों को पराजित किया था, अभी मैंने बताया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? देखिए थोड़ा सा घुमा के भी प्रश्न आते हैं, इसीलिए उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम सारे प्रश्न आपको बना के देंगे ताकि आप एग्जाम के टाइम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एग्जाम के टाइम बस आपको करना एक काम है कि बढ़िया एक पेन उठाइए और एग्जाम देने एकदम फ्रेश माइंड से पहुंच जाइए। आपके सारे रिविजन, सारे के सारे थ्योरी हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे और आप आराम से जाइए और क्वेश्चन को 100% सही करके आइए और एग्जाम क्वालिफाई करके आइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि गुप्त शासकों ने हुनों को पराजित किया था? अभी मैंने बताया स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? कौन से अभिलेख में ऐसा लिखा हो? तो आपने वीडियो देखा होगा तो याद आ गया होगा। भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो कहां से पता चलता है? भीतरी स्तंभ लेख से इसके बारे में पता चलता है। तो भीतरी स्तंभ लेख पूछा जाता है कि है कहां, कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है। गाजीपुर जिले में भीतरी स्तंभ लेख है। गाजीपुर में भी अगर आपने सुना होगा तो सैदपुर एरिया जो है जहां पे भीतरी स्तंभ लेख है। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या कुमारगुप्त को। तो मैंने पूरी कहानी बताई थी थ्योरी में कि कैसे शक विजेता बना था, किसको परास्त किया था, आप उसको जरूर देखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजत यानी कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे और इसका नाम क्या रखा था? मैंने आपको बताया था, रूपक कहा जाता था या रूप्यक कहा जाता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त से, भड़ौस से, कल्याण से या कॉम्बे से। तो आपको तुरंत याद आ गया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा कि ताम्रलिप्त से उत्तर भारत के व्यापार का संचालन किया जाता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्नों से या हस्तशिल्प से या अफीम की खेती से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये इनका संबंध किससे था? वस्त्र उत्पादन से। और आज भी इस एरिया में बहुत ही ज्यादा वस्त्र उत्पादन यानी सूती वस्त्रों का उत्पादन आज भी इन सब एरिया में बहुत ही ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। तो सुश्रुत के बारे में कहा जाता है, हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बहुत अलग अलग बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर देखा जाए कि इसका मेन उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो इसका मेन उत्तर बिल्कुल सुश्रुत ही होगा। लेकिन बहुत सारे बुकों में आपको इसका उत्तर आपको सौमिल्य भी मिलेगा, लेकिन सुश्रुत के बारे में कहा जाता है कि शैल्य क्रिया। शैल्य क्रिया का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन करना, बॉडी को खोल के ऑपरेट करना। सबसे पहले सुश्रुत ने ही शैल्य क्रिया की शुरुआत की थी और इनका शासन जो माना जाता है 600 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक या शौनक या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सौमिल्य और सुश्रुत दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों औषधि के क्षेत्र से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धन्वंतरी का नहीं है, भास्कराचार्य का नहीं है, चरक का नहीं है या सुश्रुत का नहीं है। तो भास्कराचार्य गणतज्ञ थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सबके सब किससे संबंधित थे? आयुर्वेद से संबंधित थे। लीलावती के लेखक कौन थे? मैंने अगर आपको वीडियो याद होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। महावीराचार्य जी ने लिखा था, हेमचंद्राचार्य ने लिखा था, भास्कराचार्य ने लिखा था या कालकाचार्य जी ने लिखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य ने इसकी रचना की थी और प्रसिद्ध गणित की पुस्तक है, ठीक है। साथ में इसके बारे में खगोल विज्ञान के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है, खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है। और इसके बारे में बहुत ही काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है गणित से रिलेटेड। भारतीय यात्रा में हायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित था, वीडियो देखे होंगे तो तुरंत याद आ गया होगा, उज्जैन में, कौशाम्बी में,
ताम्रलिप्ति में या पाटलिपुत्र में, तो कहाँ था, ये पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न से कौन फलित ज्योतिषी, मैंने बताया था फलित ज्योतिषी के बारे में, संबंधित था, वररुचि, संघ, छपड़क या अमर सिंह, तो कौन था फलित ज्योतिष संबंधित, तो छपड़क थे जो कि फलित ज्योतिषी से संबंधित थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। कालिदास किसके शासन काल में थे पूछा जाता है, समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, चंद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कालिदास भी शामिल थे, जिसने मालविकाग्निमित, कुमार संभव, शाकुंतलम जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सोचिए बहुत ही पहले एंशिएंट काल में हमने बता दिया था, किसने बताया था, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने या वाराहमिहिर ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने सबसे पहले बता दिया था कि पृथ्वी के घूमने के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि दिन और रात होते हैं, जो कि आज के ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, कौड़ी, दिनार, निष्ठ या पण, तो दिनार गुप्तकालीन है, मैंने बताया था। स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था, उस टाइम की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था कारसापण, दिनार, निष्ठ या सुवर्ण। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, तो इसका भी उत्तर सेम होगा दिनार। गुप्तकालीन नजर मुद्राओं को नाम दिया गया था, ये भी मैंने बताया था आपको, वीडियो देखा होगा तुरंत याद आ जाएगा। कारसापण, दिनार, रूपक या निष्ठ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। दिनार सोने की मुद्रा थी, रूपक जो थी चांदी की मुद्रा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने। सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए, तो सबसे पहले सबसे प्रतापी शासन की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से, और इसी ने सबसे पहले सिक्के भी जारी किए थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, मैंने बताया था, जो पढ़े लिखे थे वो तो संस्कृत बोलते थे, बाकी क्या बोलते थे, संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी, तो बाकी नॉर्मल लोग क्या बोला करते थे, बाकी नॉर्मल लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है, वीडियो देखा होगा तो तुरंत याद होगा, एरर से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से, तो एरन अभिलेख से सबसे पहले 510 ईस्वी वाला, किससे, गोपराज की पत्नी ने सती बन के अपने प्राण त्याग दिए थे। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या घटोत्कच ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब, 319 ईस्वी। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट की या सातवाहन युग की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में ऐसा काम हुआ। जैसे जैसे गुप्त शासक की समाप्ति होने लगी वैसे नगरों का धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, एक तरह की व्यवस्था बना दी थी, अलग अलग छोटे छोटे राजा बना दिए थे, जिससे नगर क्या हो गए, गाँव की तरह सिमट के रह गए और धीरे धीरे उनका क्रमिक पतन होना शुरू हो गया। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा गांव किसने दिया था, सबसे ज्यादा अगर आप देखने जाएंगे सबसे ज्यादा दान अगर किसी ने दिया था, किसको दिया था, ब्राह्मणों को, तो एक किसने किया था, गुप्त शासकों ने किया था सबसे ज्यादा। साथ में क्या करते थे, भूमि दान नहीं करते थे, वहां की भूमि से जो आय प्राप्त होती थी यानी कि जो टैक्स मिलता था वो भी उसी मंदिर को या उसी ब्राह्मण को बोलते थे आप अपने पास रख लीजिए। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन एरा कहा जाता है, मौर्य, शुंग, गुप्त या मगध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश को ही स्वर्ण काल कहा जाता है यानी क्लासिकल एज कहा जाता है। क्यों, भारत का पेरिक्लिन युग भी इसे कहा जाता है। इसका खास बात क्या है कि महान सम्राटों का काल था, पहली चीज तो महान सम्राट हुए इसमें अलग अलग, जिनका शासनकाल बहुत ही लंबा था और बहुत दूर तक था। साथ में देखते हैं कि श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी, जब तक ये थे बहुत ही शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। साथ में आर्थिक समृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती, क्योंकि हम देख रहे हैं सोने के भी सिक्के चल रहे हैं, चांदी के भी सिक्के चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, व्यापार रोजगार भी चल रहा है। साथ में हम देखते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का काल था, भारतीय संस्कृति का प्रचार भी इस समय हुआ था, साहित्य, विज्ञान और कला का भी काफी विस्तार हुआ था। साहित्य, विज्ञान, आप देख सकते हैं नवरत्न में हर तरह के लोग थे, साहित्य, विज्ञान, कला का भी बहुत विस्तार हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब काल क्या है, स्त्रियों के दुर्दशा के कारण बने, स्त्रियों के डिक्लाइन के कारण बने, ना कि बराबरी के। सब बराबरी सिर्फ आपको सिर्फ वैदिक कल्चर में मिलेगी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। तो मैंने बताया था इसमें एक ही ट्रिक लगानी है, 1/6 मानना है तो उपज का छठा भाग।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो सिंपली वही सेम है, 1/6 ही है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग। ये क्वेश्चन भले अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक है कि उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6 ही टैक्सेशन लिया जाता था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा शब्द की निर्दिष्ट करते हैं, किस चीज को निर्दिष्ट करते हैं पूछ रहे हैं, ठीक है। भूमाप को, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्कों को, नगर की भूमि का वर्गीकरण करने के लिए, या धार्मिक अनुष्ठान को। तो किसको बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल्यवाप। कुल्यवाप किसे कहा जाता था या द्रोणवाप किसे कहा जाता था? इससे भू की जो माप होती थी, भूमि का माप का पैमाना हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, या दरबारी विद्वानों को। तो किसके दी जाती थी? इसका सही उत्तर जाएगा ब्राह्मणों को दी जाती थी। और साथ में वहां पे जो टैक्स होता था वो भी कहा जाता था कि आप अपने पास रख लीजिए। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? विदक भागम, हिरण्य, उदरंग या उपरनिका। तो आपने वीडियो देखा होगा तो तुरंत आपको याद हो गया क्या होता था? विदक भागम कहा जाता था सिंचाई कर को, ठीक है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। अगर हिरण्य देखने जाएंगे तो मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर हुआ करता था, ठीक है। और उदंग तथा उद्रंग क्या था? उदग और उद्रंग भी मैंने आपको बताया था कि ये भूमि कर हुआ करता था, यानी कि लैंड पे जो टैक्स लगता था वो भूमि कर हुआ करता था, भू राजस्व हुआ करता था, ठीक है। और उपरनिका भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से जो रहते थे किसान, जैसे कि आज भी बहुत देखिए कि आप बहुत लोग अपने अधिया पे या बटाई पे दे देते भूमि को, तो अस्थायी या अस्थायी जो किसान रहा करते थे ऐसी जगहों पर, उनसे कौन सा टैक्स लिया जाता था? उनसे उपरनिका नामक टैक्स लिया जाता। देखिए चारों टैक्स मैंने आपको यहीं पे बता दिए, इसलिए कि इनसे रिलेटेड कभी भी आपको प्रश्न आए तो आपको चारों टैक्सेशन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता रहे। तो हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस आपको अपने लिए एक छोटी सी मेहनत करनी है। क्या करना है कि आप भी हमें प्रोत्साहन दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और दूसरों से एक कदम आगे और अपडेट होकर चले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, किस चीज के लिए प्रसिद्ध था पूछते हैं? तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र और उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम है। तो किस लिए प्रसिद्ध था वारंगल? मैंने बताया था, आप वीडियो देखे होंगे तुरंत याद आ जाएगा। तो ये लोहे के यंत्र और उपकरण बनाने के यहाँ पे कारखाने मिले हैं प्राचीन काल के। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था। सीथियन, हूण, यूची या शक। तो हूण जाति का था और इसी ने हमला करके भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता था और बाद में बहुत सारे क्षेत्रों को इसके बेटे यानी कि उसका नाम क्या था? मिहिरकुल, उसने जीता था। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था पूछ रहे हैं? बुद्धगुप्त ने, यशोधर्मन ने, शशांक ने, या प्रभाकर वर्धन ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? यशोधर्मन नामक शासक थे जिन्होंने मिहिरकुल को पराजित किया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था, कौन आया था पूछ रहे हैं? युआनचाओ, फायान, सुंगयुन या इत्सिंग। तो कौन आया था? तो सुंगयुन जो था 6वीं शताब्दी में भारत आया था। सुंगयुन का टाइम पीरियड पूछा जाता है तो आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, ये 518 ईस्वी में आया। तो बिल्कुल फायान से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब 6वीं शताब्दी की बात आएगी तो 6वीं शताब्दी 501 से लेके कहाँ तक चलेगी? 501 से लेके 600 तक चलेगी। इसको बोलेंगे क्या? 6वीं शताब्दी। तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि फायान से, फायान बहुत पहले आया था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, यानी ओरिजिनली कहाँ हुआ था? चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में या भारत में? तो भारत में हुआ था। और कब हुआ था? गुप्त काल में। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल मुनि का, गौतम का, नागार्जुन का या चारवाक का? तो किसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो इसमें माना जाता है सबसे ज्यादा कपिल मुनि का, क्योंकि सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? कपिल मुनि थे। ये मैंने आपको पुराने थियरी के वीडियो जब आप उठा के देखेंगे शुरुआत वाले, तभी मैंने बताया हुआ है। आपको इसके शॉर्ट टिप्स के वीडियोज भी मिल जाएंगे कि सांख्य दर्शन के अलावा जो 6 दर्शन है उनको कैसे याद करने हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल में उस शॉर्ट टिप्स के वीडियोज भी देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हिस्ट्री के सारे चैप्टर से रिलेट करके आपको पढ़ाए गए और आपको बहुत आसानी से पूरी के पूरे इतिहास आराम से याद हो जाएगी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन थी? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन, क्योंकि इसी टाइम पे इन सबका संकलन हुआ था। इसी टाइम से गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल के बाद ही माना जाता है इनका टाइम पीरियड, तो इसीलिए प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था गौतम द्वारा, जैमिनी द्वारा,
कपिल द्वारा या पतंजलि द्वारा, तो किस ऋषि ने सांख्य दर्शन का, तो सेम आंसर हो जाएगा जो कि मैं बता रहा था कि कपिल मुनि द्वारा ही सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे, गौतम थे, जैमिनी थे या शंकराचार्य थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादन करता कौन थे? पतंजलि थे। इससे भी रिलेटेड मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोज हैं, आप उसको देखिएगा जरूर। योग के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि या रामदेव। ये घुमा दिया गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। रामदेव बाबा जिनके नाम से कमा रहे वही इसके आविष्कारक थे, यानी कि पतंजलि ऋषि, जिनका टाइम पीरियड क्या है? पुष्यमित्र शुंग के टाइम के थे, यानी कि 200 BC यानी कि 200 ईसा पूर्व पहले के थे। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान करना या धारणा बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से पूछ रहे हैं कि अंश नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुस्मृति, इसका पार्ट नहीं है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। अभी मैंने बताया किसके समसामयिक थे, यानी समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के? तो अपने आप ही ध्यान दिया होगा तो आपको याद आ जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय या स्कूल के संस्थापक कौन थे? पूछा जाता है। मैंने कहा था कि आपको कुछ नए क्वेश्चन भी डालेंगे ताकि आप दिमाग पे अपने जोर डालिए और उनको भी तैयार करिए। तो देखिए नया क्वेश्चन इसमें फिर से आ गया। रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या उदयन? तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक आपको दो आंसर मिलता है, गंगेश और श्रीधर। ज्यादा करके आंसर इसके दो मिलते हैं कि गंगेश और श्रीधर ने ही इसकी स्थापना की थी। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता था? जैन धर्म, चारवाक धर्म, बौद्ध धर्म या सांख्य धर्म? तो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चारवाक धर्म सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण जो है भारतीय दर्शन में, ठीक है, उसी को स्वीकार करता था, बाकी किसी चीज को स्वीकार नहीं करता था। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अधोलिखित में कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या भक्ति? तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट था इनके लिए? तो ऑब्वियस है, काम जो है, यानी कि अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च मूल है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, आस्तिक प्रणाली भी कहलाती थी, मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी या वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चारवाक प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन एक्चुअल में है क्या? चारवाक दर्शन है भौतिकवादी दर्शन, भौतिकवादी दर्शन का प्रमाण है और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कौन थे? चारवाक ऋषि थे, जिन्होंने इस दर्शन का शुरुआत किया था। क्या थे? चारवाक ऋषि इनका नाम है। और ये नास्तिक विचारधारा से प्रभावित है, नास्तिक विचारधारा से प्रभावित है, यानी कि जो चीज दिखेगी उसे को मानेंगे, नहीं दिखा तो हम बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मानेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कार्य करते थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? गौतम ऋषि हुआ करते थे। न्याय दर्शन के संस्थापक दे देंगे, वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के, कपिल, कणाद, गौतम या जैमिनी ऋषि? तो गौतम ऋषि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, शंकर ऋषि या वल्लभ ऋषि? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम ऋषि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, कणाद ऋषि या जैमिनी ऋषि? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम ऋषि थे। मीमांसा के प्रणेता थे, यानी मीमांसा का किसने दर्शन को शुरू किया था? कणाद ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि या जैमिनी ऋषि? तो मीमांसा के प्रणेता जैमिनी ऋषि कहे जाते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है कौन से ग्रंथ से? न्याय से, मीमांसा ग्रंथ से, वेदांत से या वैशेषिक ग्रंथ से? तो कर्म का सिद्धांत किसमें है? कर्म का सिद्धांत आपके मीमांसा से संबंधित है। बाकी कर्म का सिद्धांत आपको बाद में और आगे जाएंगे तो आपको गीता में भी कर्म के सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, यानी कि 100% वेद ही सब कुछ है? कहा है सांख्य दर्शन का, वैशेषिक का, मीमांसा का, न्याय दर्शन का या योग दर्शन का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह कौन बताता है? मीमांसा बताता है कि वेद ही शाश्वत है, यानी कि इन्हीं को मान के आपको सारे कार्य करने चाहिए। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या मीमांसा से? तो किससे अपूर्व का सिद्धांत संबंधित? तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा दर्शन से आपके। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योग दर्शन ने,
न्याय दर्शन ने, सांख्य दर्शन ने, या वैशेषिक दर्शन ने, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक दर्शन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन में आपके महर्षि कणाद कौन थे? इसके देखा जाए तो महर्षि कणाद थे। इन्होंने किस चीज का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत, जो कि आज के डेट में आज भी बहुत सारे परमाणु से रिलेटेड घटनाएं, जैसे कि हाइड्रोजन बम बनाना बहुत कम कंट्रियों के पास टेक्नोलॉजी है, इसको हमने बहुत ही पहले, मतलब आज से आप समझ लीजिए कि आज से कम 1700 से 1800 साल पहले कणाद ऋषि ने इसके बारे में जानकारी दे दी थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो कौन सा भारतीय छह दर्शन है भारतीयों में, इसमें से कौन उसका पार्ट नहीं है पूछ रहे हैं? तो लोकायत और कापालिक किससे हैं? लोकायत कापालिक। आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे शैव धर्म और भागवत धर्म, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया, तो आपको याद आ गया होगा कि लोकायत और कापालिक शैव धर्म से संबंधित है, ना कि भारतीय छह दर्शन जो है उससे संबंधित है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैनों को, बौद्धों को, चारवाक को, या सांख्य दर्शन को? तो लोकायत दर्शन जो है चारवाक दर्शन से संबंधित है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं कौन? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, या महात्मा बुद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य जी थे। शंकर के दर्शन को कहा जाता है एकत्ववाद, समग्र एकत्ववाद, द्वैतवाद, या अद्वैतवाद। तो शंकर ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? शंकर ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया हुआ था। प्रचंड बौद्ध किसे कहा जाता था? शंकर को, कपिल मुनि को, रामानुज को, या पतंजलि को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रचंड बौद्ध जो है कि अक्सर हम देखते हैं कहा जाता था शंकर, यानी कि शंकराचार्य जी को दूसरा नाम, एक उदाहरण दिया जाता था, उनको कहा जाता था प्रचंड बौद्ध की उपाधि उनको मिली हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब आपको ज्ञान की प्राप्त होगी तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और ये कहाँ बताया गया है? आपके अद्वैत वेदांत जो है, जिसकी रचना किसने की? अद्वैत वेदांत की रचना शंकराचार्य जी द्वारा की गई। इसी में मोक्ष का मार्ग बताया गया, किसको? ज्ञान को। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकंठाचार्य, या मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, और भक्ति आंदोलन के प्रमुख भी माने जाते हैं। जिस समय भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण में, उसके प्रमुख भी कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। और उत्तर दक्षिण दोनों में भक्ति आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य का, अभिनव गुप्त का, रामानुज का, या माधव का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त का कोई भी वेदांत से संबंध नहीं है, बाकी सब कोई ना कोई वेदांत के, जैसे कि शंकराचार्य अद्वैतवाद से हैं, तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से हैं, और मध्वाचार्य के बारे में अगर आप बात करेंगे तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में सत संवत का 556 दिया हुआ, इसका तुल्य वर्ष कौन सा होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 634, इसका सही उत्तर होगा। इसको निकालने का सिंपल सा फंडा कौन सा है कि 556 प्लस कब से शुरू हुआ था? कनिष्का काल के सही सत संवत माना जाता है। एडी को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 634, जो कि आंसर होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, या श्रावस्ती। तो चंद्रवंशी शासकों का कहाँ पे स्थान था? तो चंद्रवंशी शासकों का स्थान आपके प्रतिष्ठानपुर यानी कि पैठण कहा जाता है, वहां पे था। मौखरी शासकों की राजधानी थी थानेश्वर में, कन्नौज में, पुरुषपुर में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मौखरी शासक कन्नौज में राज्य करते थे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नहीं थे? हरिसेन के, कल्हण के, कालिदास के, या इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष के समय की हमें जो सूचनाएं मिलती हैं वो किसमें लिखी हुई हैं? कल्हण से। हमें एक बार उनके कल्हण के बुक से भी हरिसेन के हर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जबकि दरबारी कवि जो बाणभट्ट थे उन्होंने इनके बारे में एक पुस्तक लिखी है, हालांकि बाणभट्ट का इसमें नाम नहीं है, तो कल्हण ने भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने एक बुक लिखी है क्या? हर्षचरित, जो इनके पूरे के पूरे जिन जो समय पीरियड में साथ में थे और इनकी पूरी जीवनी इसमें लिखी हुई है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अभी मैंने बताया आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, या परिमल गुप्त ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र,
प्रयाग या थानेश्वर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। और आप इसको देखने जाएंगे तो मैंने इसको आपको पढ़ाया हुआ है, इसकी शॉर्ट लिस्ट के वीडियोज भी अपडेटेड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगीर, तो ये कन्नौज में स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में, तो कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले इन्होंने कन्नौज और प्रयाग में ही इसका आयोजन करवाया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महान का आयोजन किया था, कहाँ पे? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या सारनाथ में, तो कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रयाग में ही ये सारे आयोजन हुआ करते थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को यानी कि बढ़ने से किसने रोका था? पुलकेशिन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या विक्रमादित्य तृतीय ने, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुलकेशिन ने इसके आक्रमण को रोका था। कौन से पुलकेशिन ने? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर इसको हरा दिया था। और ये कहाँ से पता चलता है? ऐहोल अभिलेख जो लिखवाया है पुलकेशिन ने, वहां से पता चलता है। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी या 634 ईस्वी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 618 ईस्वी में उसने विजय प्राप्त की थी। कवि बाण निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाण भट्ट का जन्म बिहार में हुआ था, सोन नदी के किनारे, जो कि अलग ही एरिया ही है, ठीक है। और इसको कहा जाता था पुराने जमाने में, इसका नाम था प्रीथिकूटा नामक गांव में हुआ था। कौन से? प्रीथिकूटा नामक गांव में हुआ था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के, सम्राट हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के या चंद्रगुप्त प्रथम के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह सम्राट हर्ष यानी हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फायान ने, वेनसोंग ने, इत्सिंग ने या तारानाथ ने, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वेनसोंग ने इसकी यहाँ की यात्रा की थी। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने, तुंगकुआन ने, कुएनू ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। हेनसांग तांग वंशी शासक का समकालीन था, लेकिन वो अपने मन से भारत आया था, ठीक है, ना कि तांग सुंग ने या ताइसुंग ने उसको यहाँ पे भेजा था। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सबसे टाइम उस समय मथुरा फेमस था सूती वस्त्रों के लिए। कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा उस वीडियो में तो आपको याद आ गया होगा। कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए, तो रेशम के लिए कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में या नालंदा में, तो उस समय सबसे फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा हुआ करती थी और इसी में इसके आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे, जहाँ पे इसने शिक्षा ग्रहण की। जब ये आया था तो उस समय आचार्य कौन थे? शीलभद्र हुआ करते थे। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सीयू की रचना। तो इसका सबसे मेन कारण है सीयू की रचना। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम उसने रखा सीयू की, जिसके बारे में भारत के बारे में ढेर सारी जानकारियां मिलती उस काल की। चीनी यात्री जिसने भिन्न माल की यात्रा की थी, फायान ने, सुंगयुन ने, वेनसोंग ने या इत्सिंग ने, तो भिन्न माल की यात्रा किसने की थी? तो भिन्न माल की यात्रा की थी आपके वेनसोंग ने। सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? अभी मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। फायान ने, अल्बरूनी ने, मेगस्तीन ने या वेनसोंग ने, तो सियूकी नामक ग्रंथ लिखा था वेनसोंग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब चीनी यात्री यहाँ आया था तो कौन सा टाइम पीरियड चला? 671 ईस्वी से लेके 655 ईस्वी के आसपास हुआ था। और कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे नगर उजड़ गए हैं और बहुत सारी चीजें खंडहर ही खंडहर देखने को मिल रही हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोको, इंतु, सियुकी या सिक्यापोनो, तो किस नाम से भारतीयों का उल्लेख किया जाता है? कि भारत का उल्लेख तो इंतु बुलाते हैं। भारत को क्या बोलते हैं चीनी लेखक? इंतु।
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या मुगल। तो किसने नालंदा विश्वविद्यालय को कहा था? नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्ति का जो मुख्य कारण था मुसलमानों ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। मैंने और भी बहुत सारी वीडियो में बताया था, इसको अगर आप देखने जाएंगे तो बख्तियार खिलजी नामक एक सेनापति था और ये बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जला दिया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नालंदा इन सब में सबसे पुराना है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो नालंदा कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा हुआ करता था? कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज हुआ करता था। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आप दोस्तों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको ढेरों लिंक्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ढेरों PDF और वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।